नमस्कार विद्यार्थियों, जुड़ जाइए फटाफट आप। आज हम सेकंड टॉपिक शुरुआत करने जा रहे हैं और सेकंड टॉपिक जो होगा वो होगा सोलर सिस्टम यानी कि सौरमंडल। लास्ट हमने इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल का परिचय हमने पढ़ लिया है और सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चलेंगे वन बाय वन, एक एक टॉपिक करते हुए चलेंगे। जो जो इम्पोर्टेंट बातें होंगी उसको हम डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है। तो टॉपिक हम डाल लेते हैं। टॉपिक का नेम हो जाएगा आपका सौरमंडल या सोलर सिस्टम। आज टॉपिक कवर करेंगे सौरमंडल या सोलर सिस्टम को। अब देखिए इम्पोर्टेंट चीज़ क्या पढ़नी है इसमें। सोलर सिस्टम को पढ़ने से पहले हमें इम्पोर्टेंट जो पढ़ना है वो पढ़ना है ब्रह्मांड के बारे में, ठीक है। सबसे पहले क्या पढ़ना है? ब्रह्मांड। पहले ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे यानी यूनिवर्स। पहले हमें यूनिवर्स के बारे में पढ़ना है। यूनिवर्स को समझना है, यूनिवर्स क्या है, और फिर समझना है गैलेक्सी के बारे में। फिर क्या समझना है? गैलेक्सी। इनको कवर करेंगे, ठीक है। नंबर 1 कवर करेंगे यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड क्या होता है, ब्रह्मांड किस तरह से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका हम देखेंगे, ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। और एक पढ़ेंगे हम गैलेक्सी। एक पढ़ेंगे गैलेक्सी क्या है, गैलेक्सी क्या है, ये प्रश्न होगा। गैलेक्सी क्या है, गैलेक्सी किसे कहते हैं, ठीक है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित कुछ फैक्ट पढ़ेंगे और फिर हम पढ़ेंगे गैलेक्सी को। और गैलेक्सी को पढ़ने के बाद फिर हम आ जाएंगे सौरमंडल पर, यानी फिर हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में देखिए हमें क्या पढ़ना है। सोलर सिस्टम में पढ़ना है सूर्य यानी सन, सूर्य के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा सूर्य की विभिन्न कुछ विशेषताएं जो होगी, है ना, सन की जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होगी उसके बारे में पढ़ना है। और हमें देखना है कि कौन कौन से ग्रह होते हैं, प्लेनेट कौन कौन से होते हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो हेडिंग लिख लीजिए आप, सौर परिवार या सौरमंडल। हेडिंग लिख लीजिए सौरमंडल। क्लियर। उसमें हम पढ़ेंगे नंबर 1 ब्रह्मांड के बारे में, एक पढ़ेंगे गैलेक्सी के बारे में और फिर हम पढ़ेंगे सौरमंडल के बारे में। तो ये तो पॉइंट हो गए हैं 2 जो हमें डिस्कस करने हैं। अब 1 बाय 1 एक ही चीज़ों को डिस्क्राइब करते चले जाएंगे। देखिए सबसे बात पहले करते हैं हम ब्रह्मांड की, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति की, कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसी मानी जा सकती है, ठीक है दोस्तों। देखिए ब्रह्मांड की उत्पत्ति में एक सबसे प्रचलित सिद्धांत है, उसको हम बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग थ्योरी ये हम पढ़ेंगे, बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी। अब एक्चुअल में बिग बैंग सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी है क्या? सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि वास्तविकता में ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड कैसे बना है, ठीक है। ब्रह्मांड क्यों इम्पोर्टेंट है। देखिए एक्चुअल में क्या था, ये पूरा जो हम देखते हैं अंतरिक्ष, ये अंतरिक्ष जो हम देखते हैं, ये अंतरिक्ष एक प्रकार से ब्रह्मांड का परिचय देता है, ठीक है। ये जो पूरा का पूरा हम आकाश, नीला आकाश हम देखते हैं, ये एक असीम शक्ति है, एक असीम यूँ कह लीजिए कि निर्माण जो इसका हुआ
वो एक अंतरिक्ष के रूप में, एक ब्रह्मांड के रूप में, एक शक्ति के रूप में हुआ। आज हम मनुष्य जो हैं वो पृथ्वी पर निवास करते हैं। तो उस समय पृथ्वी जो थी वो वास्तविकता में हम देखें तो जब हम सौरमंडल पढ़ेंगे तो उसमें हम उसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये जो पृथ्वी है ये सौरमंडल का अंग है। जो सौरमंडल है, हमारा जो पूरा सोलर सिस्टम है, वो हमारी गैलेक्सी का अंग है। किसका अंग है? गैलेक्सी का अंग है। और फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं कि ये जो गैलेक्सी है वो गैलेक्सी इस ब्रह्मांड में है। यानी कि हम जो अभी लिखे थे कि ब्रह्मांड पढ़ना है, गैलेक्सी पढ़ना है, तो गैलेक्सी जो है वास्तविकता में वो गैलेक्सी कहाँ है? ब्रह्मांड में है। कहाँ पर है? ब्रह्मांड में। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसी हुई, कब हुई, इसके पीछे हम केवल और केवल अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, कि शायद ब्रह्मांड की उत्पत्ति इस समय हुई होगी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में ये बात कही गई होगी। लेकिन वो केवल एक अपनी बातों को पेश करने का एक तरीका है, एक अनुमान लगाने का तरीका है कि शायद ऐसा हुआ होगा। ठीक है, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित जो सबसे प्रचलित सिद्धांत था वो था बिग बैंग सिद्धांत, यानी बिग बैंग थ्योरी। अब देखिए इस बिग बैंग थ्योरी में क्या कहा गया। ठीक है, तो देखिए इस बिग बैंग थ्योरी, सबसे पहले बात तो ये है कि ये बिग बैंग थ्योरी जो प्रतिपादित हुई थी ये 1929 में हुई थी, सबसे पहली बात। ठीक है, 1929 में बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन हुआ। और 1929 में बिग बैंग थ्योरी को प्रतिपादित करने वाले एडविन हबल थे। एडविन हबल नाम के एक व्यक्ति थे। उन्होंने इस थ्योरी को प्रतिपादित किया। लेकिन कहीं कहीं आपको नाम जॉर्ज लेमेत्रे एक नाम होगा, वो भी आपको देखने को मिलेगा। एक नाम है जॉर्ज लेमेत्रे। ये जॉर्ज लेमेत्रे भी आपको एक नाम देखने को मिलेगा, लेकिन काफ़ी बार एडविन हबल का ये नाम आपको मोस्टली देखने को मिलता है। तो 1929 की ये बात थी और 1929 में लगभग ये जो हम बात कर रहे हैं बिग बैंग थ्योरी की बात कही गई कि बिग बैंग थ्योरी उस समय रही होगी। और बिग बैंग थ्योरी में हम क्या देखते हैं कि इस बिग बैंग थ्योरी में हम ये देखते हैं कि एक बहुत बड़ा आकार का एक गैसीय आवरण हुआ होगा। ठीक है, एक बहुत बड़े आकार का गैसीय आवरण रहा होगा। उसमें ये बहुत दूर दूर तक और असंख्यक रूप में, बहुत दूर दूर तक और एक असंख्यक रूप में, यानी हम इसको मान लेते हैं कि ये हमारा ब्रह्मांड रहा होगा। ये हमारा क्या रहा होगा? ब्रह्मांड रहा होगा। और इस ब्रह्मांड में बहुत सारी क्या रही होगी? गैलेक्सी। बहुत सारी क्या रही होगी? गैलेक्सी। ठीक है, ब्रह्मांड रहा होगा और ब्रह्मांड में क्या रही होगी? गैलेक्सी। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये एक प्रकार से हम यदि एग्जाम्पल के तौर पे देखें, इसको यदि हम एग्जाम्पल के तौर पे माने तो एग्जाम्पल के तौर पे मान सकते हैं कि ये गुब्बारा रहा होगा। ठीक है, एक बलून के रूप में हम एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ये एक गुब्बारा रहा होगा, एक बहुत विशाल आकृति का गुब्बारा रहा होगा और इसमें बहुत सारी गैलेक्सी, ये बहुत सारी गैलेक्सी का निर्माण रहा होगा। हर गैलेक्सी का अपना अपना एक स्थान रहा होगा। जैसे हम इसको मान सकते हैं ये गैलेक्सी है ना, ऐसा हम कुछ भी गैलेक्सी मान सकते हैं, ये गैलेक्सी रही होगी। और धीरे धीरे ये जो ब्रह्मांड है ये विस्तारित होता चला गया होगा। समय के साथ साथ इसमें प्रेशर रहा होगा, गैसीय आवरण रहा होगा और धीरे धीरे ये गैलेक्सी जो है ये बनती चली गई होगी। तो निर्माण के समय ये गैलेक्सी हो सकता है, निर्माण के समय ये जो ब्रह्मांड है वो इतना रहा हो। समय के साथ साथ ब्रह्मांड का आकार बदलता चला गया और धीरे धीरे इसका आकार जो है ये परिवर्तित होता गया। तो हम ब्रह्मांड में क्या देखते हैं दोस्तों कि ब्रह्मांड में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ब्रह्मांड में सबसे पहले तो हमें देखने को मिलते हैं, ब्रह्मांड में गैलेक्सीज हमें देखने को मिलती है ना, विभिन्न प्रकार की गैलेक्सीज होगी। उसके अलावा गैलेक्सी के अलावा आपको तारे देखने को मिलते हैं। गैलेक्सी के अलावा आपको क्या देखने को मिलेंगे? तारे देखने को मिलेंगे। तारे के बाद आपको मिलेंगे ग्रह देखने को, यानी कि प्लैनेट। क्या देखने को मिलेंगे? आपको ग्रह देखने को मिलेंगे। ग्रहों के बाद आपको क्या देखने को मिलेंगे?
ठीक है, यहाँ ग्रह लिख लेते हैं। तो विभिन्न प्रकार के ग्रह हैं, अलग अलग स्टडी पर अलग अलग हमें देखने को मिले, ये आपको ग्रह देखने को मिलेंगे। फिर आपको देखने को मिलेंगे उपग्रह, सैटेलाइट्स आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, सैटेलाइट्स देखिए 2 तरह की सैटेलाइट्स होती हैं, आपको पता है। एक होती है प्राकृतिक, एक होती है कृत्रिम। ठीक है, 2 प्रकार की सैटेलाइट्स होती है, एक होती है प्राकृतिक, एक होती है कृत्रिम। कृत्रिम मानव द्वारा ये संचालित की जाती है। मानव अपने अपने देश में, जैसे भारत है, फ्रांस है, चीन है, जापान है, ये सब देश जो हैं, जो वैज्ञानिक हैं, यहाँ के वैज्ञानिक अपने अपने स्तर पर सैटेलाइट्स बनाते हैं। तो ये सैटेलाइट्स के कैसी के सैटेलाइट्स कहलाएगी? कृत्रिम, यानी आर्टिफिशियल सैटेलाइट। एक होती है नेचुरल सैटेलाइट, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें, जितने भी ग्रह हैं उनका सबका अपना अपना सैटेलाइट है, लेकिन बुध और शुक्र ग्रह जो है, ठीक है, मरकरी और जो विनस है, इसके सैटेलाइट्स नहीं हैं। तो सैटेलाइट्स की चर्चा करें तो सैटेलाइट जैसे हम फॉर एग्जांपल लें पृथ्वी, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लें पृथ्वी, तो पृथ्वी का सैटेलाइट क्या है? चंद्रमा। और चंद्रमा एक प्रकार से क्या है? प्राकृतिक। चंद्रमा क्या है? एक प्रकार से प्राकृतिक सैटेलाइट है। ठीक है ना, आई बात आपको समझ में। अब देखिए आगे हम क्या देखते हैं, ये क्या हो गया? उपग्रह। और उपग्रह 2 प्रकार के हो गए, एक हो गया प्राकृतिक, एक हो गया कृत्रिम। अब देखिए उपग्रह के अलावा और हमें क्या देखने को मिलते हैं? तो उपग्रह के अलावा आपको देखने को मिलते हैं क्षुद्र ग्रह। क्या देखने को मिलेंगे आपको? क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड्स आपको देखने को मिलेंगे। एस्टेरॉइड्स के बाद आपको देखने को मिलेगी उल्का पिंड। क्या देखने को मिलेगी? उल्का पिंड। तो देखिए कितनी चीज़ें हो गई, ब्रह्मांड हो गया, गैलेक्सी हो गए, तारे हो गए, ठीक है, उसके बाद आपको उपग्रह देखने को मिले, फिर आपको देखने को मिला क्षुद्र ग्रह देखने को मिले, उल्का पिंड आपको देखने को मिली। तो ये सब हम क्या देखते हैं? इस पूरे ब्रह्मांड में विस्तारित है, इस पूरे ब्रह्मांड में स्थित है, जहाँ गैलेक्सी अपनी अपनी गैलेक्सी होती है। ठीक है, जैसे हमारी गैलेक्सी की हम चर्चा करेंगे जब बताएंगे आपको, तो गैलेक्सी भी अलग अलग है, गैलेक्सी एक नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड विस्तारित है। ब्रह्मांड की हम कल्पना नहीं कर सकते कि ब्रह्मांड कितना साल पहले बना हुआ होगा, लेकिन हम एक जनरल फॉर्म में जानते हैं कि ब्रह्मांड लगभग आज से लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व इसकी निर्माण अवस्था रही होगी, और ये गैसीय अवस्था में रहा होगा। ठीक है, निर्माण अवस्था कब रही, कितने साल पहले? लगभग 15 अरब वर्ष पहले, 15 अरब वर्ष पहले। आज से देखें तो वर्तमान समय से देखते हैं हम, वर्तमान समय से, ठीक है, वर्तमान समय से लगभग 15 अरब वर्ष पहले इसका निर्माण हुआ होगा। निर्माण की अवधि, निर्माण की अवधि इतनी रही होगी। ठीक है, तो निर्माण की अवधि कितनी रही होगी? 15 अरब वर्ष। तो 15 अरब वर्ष पहले ये वर्तमान से निर्माण की अवधि इसकी रही होगी, और जिस समय निर्माण हुआ होगा उस समय ये लगभग गैसीय अवस्था में था, गैसीय अवस्था में था, और धीरे धीरे इसमें परिवर्तन। अब गैसीय अवस्था रही, कहीं कहीं ये ठोस रहा होगा, है ना, कहीं कहीं ठोस रहा होगा, कहीं कहीं ये तरल पदार्थ के रूप में होगा। तो अलग अलग इसमें पदार्थ पाए जाते हैं, कहीं पर तरल पदार्थ देखने को मिला। ठीक है, तो इसका आगे लिख सकते हैं, कहीं 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 तरल पदार्थ, ठीक है, ठोस पदार्थ, ये भी हमें देखना, क्योंकि जब हम इनको पढ़ते हैं, हम देखिए ग्रहों को देखते हैं, उपग्रहों को देखते हैं, क्षुद्र ग्रहों को देखते हैं, उल्का पिंड है, तो ये कहीं ना कहीं ठोस है, कहीं ना कहीं क्या है? ठोस है। इसका मतलब ठोस पदार्थ सही है कि कहीं ना कहीं हमें ठोस पदार्थ देखने को मिलता है। अब देखिए तरल पदार्थ भी कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं, क्योंकि वायुमंडल है, वायुमंडल में कोई ना कोई तरल पदार्थ की कोई ऐसी अवस्था हो सकती है जहाँ तरल पदार्थ देखने को मिला हो, और गैसीय अवस्था तो है क्योंकि वायुमंडल है, वायुमंडल में गैसीय पदार्थ विद्यमान है, इसका मतलब गैसीय पदार्थ भी है। तो कहीं ना कहीं हम क्या देख रहे हैं दोस्तों कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक प्रकार से केवल हम ये मानते हैं कि लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व, जो 1929 में, अभी हाल ही में 1929 में जो एडविन हब्बल ने
अपनी थ्योरीज दी और इस थ्योरी में बताया कि लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई होगी और इसमें एक महाविस्फोट हुआ होगा। क्या हुआ होगा? महाविस्फोट। महाविस्फोट मतलब उसको नाम दिया बिग बैंग थ्योरी। क्या नाम दिया? बिग बैंग थ्योरी। जैसे मैंने यहाँ बताया, यहाँ मैंने आपको बताया एक फॉर एग्जांपल कि एक बहुत बड़ा विशाल गैसीय पुंज रहा होगा, गैसीय पुंज का एक विशाल तारा रहा होगा और धीरे धीरे इसमें स्प्रेडिंग का रहा होगा, क्योंकि गैसीय अवस्था जब होती है तो ये क्या होता है? स्प्रेड होता है, यानी कि इसका आवरण बढ़ता है, आवरण बढ़ता जाता है। ठीक है, आवरण बढ़ता जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? जब आवरण बढ़ता है तो ये धीरे धीरे स्प्रेड होता है, ये फैलता है और फैलने से क्या होता है? विभिन्न प्रकार की गैलेक्सियों का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है और अपनी अपनी जो गैलेक्सी होती हैं, यहाँ ये सब गैलेक्सीज हैं। ठीक है, अपनी अपनी जो गैलेक्सीज हैं उनके अपने अपने क्या हो रहे हैं? तारे होते हैं जो टिमटिमाते हैं, जो स्वयं का प्रकाश रखते हैं। ठीक है, तो ये स्वयं का प्रकाश रखते हैं तो ये तारे अपने आप टिमटिमाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? ग्रह। उसके बाद क्या होता है? ग्रहों का निर्माण होता है। जैसे हम सौरमंडल पढ़ेंगे तो उसमें ग्रह पढ़ेंगे, हमारा जो प्रधान है वो पढ़ेंगे। फिर उपग्रहों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, उपग्रहों का निर्माण होता है, अनेक उपग्रहों का निर्माण हुआ है। क्षुद्र ग्रह की बेल्ट बन जाती है, जो ऐसे पदार्थ होते हैं, ठोस पदार्थ होते हैं जो ना तो ग्रह बनते हैं ना उपग्रह बनते हैं, लेकिन जब ग्रहों के बनने की प्रक्रिया होती है, निर्माण की प्रक्रिया होती है, तो उस समय टुकड़ों के रूप में ये क्षुद्र ग्रह अलग हो जाते हैं और कुछ पार्ट जो है वो उल्का पिंड बन जाती है। इनको बोलते हैं मीटियोरॉइड्स, इनको बोलते हैं एस्टेरॉइड्स, इनको बोलते हैं सैटेलाइट और इनको बोलते हैं प्लैनेट। ये हो गया स्टार, ये होगी गैलेक्सी और ये हो गया यूनिवर्स। तो इस प्रकार से हमारा ब्रह्मांड विस्तारित होता चला जाता है। तो आपको केवल इतना ध्यान रखना है ब्रह्मांड में कि ब्रह्मांड जो है वो एक प्रकार से क्या है? एक प्रकार से अंतरिक्ष में गैस के विशाल भंडार है। ठीक है, गैस के क्या है? विशाल भंडार है, जो प्राय बादलों के रूप में, गुच्छों के रूप में दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से क्या अंतरिक्ष में एक गैसीय आवरण है, एक गैसीय आवरण है जो एक विशाल बादल की तरह दिखाई देता है और उसमें कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे जो अंतरिक्ष है हमारा, या यूँ कह लीजिए गैसीय आवरण जो है ये विस्तारित होता जा रहा है। इसका विस्तार इतना बढ़ता जा रहा है कि धीरे धीरे ये क्या हो रहा है कि इसकी लेंथ, इसकी चौड़ाई, इसकी ऊंचाई है ना, इसका आकलन हम नहीं कर सकते। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर बात करेंगे हम गैलेक्सी की कि गैलेक्सी क्या है। ठीक है, आपको इतना ध्यान रखना 1929 में एडविन हबल ने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था बिग बैंग सिद्धांत। और इस बिग बैंग सिद्धांत में इन्होंने कहा था कि जो हमारा वास्तविकता में ब्रह्मांड है ये धीरे धीरे स्प्रेड हो रहा है। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व, लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व इसमें क्या हुआ था? इसके निर्माण की अवधि रही, इसमें महाविस्फोट हुआ। क्या हुआ? महाविस्फोट। निर्माण की अवधि हुई, महाविस्फोट हुआ और इस महाविस्फोट से ही धीरे धीरे क्या हुआ? ये हमारा ब्रह्मांड बनना प्रारंभ हो गया, ब्रह्मांड की उत्पत्ति प्रारंभ हो गई। और ब्रह्मांड की जैसे जैसे उत्पत्ति प्रारंभ हुई तो इसमें धीरे धीरे गैलेक्सीज बनना प्रारंभ हो गई। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर वन बाय वन हम पढ़ना शुरू करते हैं गैलेक्सी के बारे में कि गैलेक्सी क्या है। ठीक है, इसको उठा देते हैं। इस समझ में आ गया होगा आपको ब्रह्मांड के बारे में। बेसिक ध्यान रखना है आपको ब्रह्मांड के बारे में, बेसिक चीज़ें
कि जो इम्पोर्टेंट है वो आपको ध्यान में रख लेनी है। ठीक है, अब हम गैलेक्सी के बारे में कुछ अध्ययन कर लेते हैं। गैलेक्सी क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। तो हेडिंग हो जाएगी आपकी, पॉइंट हो जाएगा गैलेक्सी गैलेक्सी के बारे में पढ़ लेंगे। अब देखिए गैलेक्सी क्या है, क्योंकि अभी तो हमें चर्चा करके आए थे कि ब्रह्मांड होता है और उस ब्रह्मांड में गैलेक्सी विद्यमान होती है। तो गैलेक्सी यदि हम देखें तो जितना हमें ज्ञात है, ठीक है, तो यह लिख देते हैं ज्ञात गैलेक्सी के अनुसार ठीक है, क्या लिखेंगे, हमें जितना ज्ञात है ना, हमें जितनी नॉलेज है, जितने हमें ज्ञान के अनुसार हम देखें तो हमारे पास लगभग 100 अरब गैलेक्सियाँ हैं। कितनी? लगभग 100 अरब गैलेक्सी। ये हमें पता है 100 अरब गैलेक्सी हैं। बहुत होती है 100 अरब गैलेक्सी, 100 अरब, 100 नहीं, केवल 100 नहीं, 100 अरब गैलेक्सी हैं हमारे पास। और हर गैलेक्सी का अपना अपना स्थान होता है, ठीक है, अपना अपना उस स्थान में ये भ्रमणशील रहती है। और भ्रमणशील रहती है तो ये आगे आगे सीमित ज्ञान के अनुसार हम ब्रह्मांड में इन्हें देखते हैं। प्रत्येक गैलेक्सी में लगभग क्या देखते हैं, 10,000 तारे। क्या है? लगभग 10,000 तारे हैं। और गैसों का आवरण, क्या है? गैसों का आवरण है। तो प्रत्येक गैलेक्सी में लगभग 10,000 तारे हैं। ठीक है, 1 तारा, 2 तारा, 3 तारे नहीं है, लगभग 10,000 तारे हैं। और 10,000 तारे या 10 करोड़ लिख लीजिए, है ना, 10,000 नहीं, 10 करोड़, 10,000 करोड़, 10,000 करोड़ तारे हैं, है ना। प्रत्येक गैलेक्सी में 10,000 करोड़ ये करोड़ सितारे हैं तथा गैसों का आवरण। क्या है? गैसों का आवरण है। तो हम ये क्या देखते हैं, प्रत्येक गैलेक्सी में लगभग 10,000 करोड़ सितारे हैं और गैसों के आवरण है। और ये जो गैसें हैं या गैसों के रूप में जो बादल बने हुए, तो गैसों का आवरण तथा बादलों का निर्माण हो रखा है। बादलों का निर्माण हो रखा है। ठीक है, प्रत्येक गैलेक्सी में लगभग 10,000 करोड़ सितारे हैं और गैसों का आवरण तथा बादलों का निर्माण हो रखा है। ये आपको ध्यान रखना है। और हमारी जो आकाशगंगा, ये जो गैलेक्सी होती है ना, इन गैलेक्सी को ध्यान रखना है, आकाशगंगा भी नाम देते हैं, आकाशगंगा भी कहते हैं। एक नाम इनका मिल्की वेव है, मिल्की वे, ऐसे लिख लीजिए। मिल्की वे, ठीक है। और हम क्या देखते हैं कि आकाशगंगाओं में
आकाशगंगाओं में लगभग 1,50,000 1,50,000 तारे स्थित हैं, तारे मौजूद हैं। ठीक है, लगभग आकाशगंगा में 1,50,000 तारे मौजूद हैं। ये इम्पोर्टेंट है, जो पूरी गैलेक्सी में फैले हुए होते हैं। ठीक है, जो पूरी गैलेक्सी में फैले हुए होते हैं। ठीक है, जो पूरी गैलेक्सी में क्या होते हैं, फैले हुए होते हैं। लगभग कितने तारे हैं, लगभग 1,50,000 तारे मौजूद हैं, जो पूरी गैलेक्सी में क्या होते हैं, फैले हुए होते हैं। अब ये जो तारे, ये जो पदार्थ होते हैं, ये केंद्र पर अधिक होते हैं और जो इनकी सतह होती है वहाँ कम होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये जो पदार्थ होते हैं, जो तारे वे अन्य पदार्थ जो होते हैं, ये गैलेक्सी के किनारों पर पतले या कम पतले होते हैं, पतले होते हैं तथा केंद्र में अधिक होते हैं। ठीक है, तारे व अन्य पदार्थ जो होते हैं, ये गैलेक्सी के क्या होते हैं, गैलेक्सी के किनारे वाले जो भाग होते हैं, तो गैलेक्सी के किनारों वाले भाग पर पतले होते हैं तथा केंद्र में ये अधिक होते हैं। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट बात कि गैलेक्सी जो होती है, हमारी जो गैलेक्सी है, इस गैलेक्सी की देखिए एक महत्वपूर्ण बात कि गैलेक्सी का जो आकार होता है, गैलेक्सी का जो आकार होता है वो मसूर के दाने की तरह होता है। मसूर के दाने की तरह होती है, की तरह होती है। तो गैलेक्सी का जो आकार है वास्तविकता में मसूर के दाने की तरह होता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया। देखिए, नंबर 1, गैलेक्सी को हम क्या नाम देते हैं, आकाशगंगा। एक नाम ये ध्यान रखना है कि गैलेक्सी को हम आकाशगंगा या मिल्की वे के नाम से जानते हैं। दूसरा, ज्ञात गैलेक्सी या यूँ कह सकते हैं सीमित ज्ञान। ठीक है, यहाँ लिख सकते हो आप सीमित ज्ञान। सीमित ज्ञान के आधार पर हमारे पास 100 अरब गैलेक्सी है। 100 अरब गैलेक्सी बहुत होती है। प्रत्येक गैलेक्सी में लगभग 10,000 करोड़ सितारे हैं। सितारों की संख्या अधिक है, 10,000 करोड़ सितारे। गैसों का आवरण पाया जाता है। ठीक है, गैसों का आवरण। बादलों का निर्माण यहाँ होता है, बादलों का निर्माण है, गैसों का आवरण है। आकाशगंगा जो है हमारी, उस आकाशगंगा में लगभग 1,50,000 तारे हैं। लगभग 1,50,000 तारे मौजूद हैं और पूरी गैलेक्सी में ये फैले हुए होते हैं। ठीक है, पूरी गैलेक्सी में क्या होते हैं, फैले हुए होते हैं। तारे व अन्य पदार्थ गैलेक्सी के किनारे पे पतले होते हैं या कम होते हैं, है ना, कम लिख सकते हो आप। तो गैलेक्सी के जो किनारे वाले भाग होते हैं वहाँ तो क्या होते हैं, कम, और केंद्र में क्या होते हैं, अधिक। केंद्र में क्या होते हैं, अधिक देखने को मिलते हैं। गैलेक्सी का जो आकार है वो लगभग किस प्रकार का, मसूर के दाने की तरह होता है। ठीक है, नोट कीजिए आप इन्हें फटाफट। नोट कीजिए।
ठीक है। नेक्स्ट इसी में आगे बात करते हैं इम्पोर्टेंट बात करते हैं इसमें कि क्या इसमें इम्पोर्टेंट और बात है। देखिए हमारी आकाशगंगा जो है, ध्यान रखना, हमारी जो आकाशगंगा हम उसकी बात कर रहे हैं। हमारी जो आकाशगंगा है जिसको हम मिल्की वे भी कहते हैं, आकाशगंगा कहते हैं। एक नाम और ध्यान रख लीजिए, इसका नाम एक और है मंदाकिनी, ठीक है। एक नाम इसका मंदाकिनी मिलता है, मिल्की वे मिलता है, आकाशगंगा मिलता है, क्योंकि इसका जो आप देखेंगे डायग्राम में तो आपको ये इस तरह से दिखाई देगी, सितारों की तरह, वाइट वाइट टाइप में आपको ये इस तरह से दिखाई देगी। ये इस तरह से होती है, सितारों की तरह होती है, गैलेक्सी टाइप में होती है, ठीक है दोस्तों। तो हमारी जो आकाशगंगा होती है, तो हमारी आकाशगंगा का जो वास्तविक व्यास है, ठीक है, हमारी आकाशगंगा का जो व्यास है, मतलब इसका जो डायमीटर है वो 1,00,000 प्रकाश वर्ष, ठीक है। हमारी आकाशगंगा का जो व्यास है वो लगभग 1,00,000 प्रकाश वर्ष तक पाया जाता है, और इसकी जो मोटाई है वो लगभग 10,000 प्रकाश वर्ष। ठीक है, देखिए ध्यान रखिए कि हम प्रकाश वर्ष को लिख रहे हैं, व्यास की हम बात कर रहे हैं कि व्यास इसका लगभग इतना है, और यहाँ बात हो रही है प्रकाश वर्ष की, या यहाँ मोटाई की बात हुई कि इसकी मोटाई लगभग इतनी है 10,000 प्रकाश वर्ष। देखिए एक्चुअल में प्रकाश वर्ष क्या होता है, जब हम खगोलीय पिंडों की, ये सब क्या है, खगोलीय पिंड, जब हम खगोलीय पिंडों की दूरी के बारे में अध्ययन करते हैं, उनकी मोटाई के बारे में अध्ययन करते हैं, व्यास परिधि के बारे में अध्ययन करते हैं, तो वहाँ अध्ययन किसका होता है, प्रकाश वर्ष का। वहाँ इकाई क्या नोट होती है, प्रकाश वर्ष, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके मैं बता दूंगा, कोई डाउट होता हो आपको। तो क्या है, हमारी आकाशगंगा का जो व्यास है वो लगभग कितना है, 1,00,000 प्रकाश वर्ष, और इसकी मोटाई लगभग कितनी है, 10,000 प्रकाश वर्ष, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1,00,000 प्रकाश वर्ष इसकी क्या है, इसका व्यास है, और 10,000 प्रकाश वर्ष क्या है, तो 10,000 प्रकाश वर्ष इसकी क्या है, मोटाई है। क्या है दोस्तों, मोटाई। तो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो मैं सारे आपको बता रहा हूँ, आप लिखते चले जाएं 1 by 1। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं सूर्य समेत या सूर्य व समस्त तारे, सूर्य व समस्त तारे गैलेक्सी के केंद्र की क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। परंतु सभी का परिक्रमा पथ समय व गति अलग अलग होती है। इंपॉर्टेंट, सूर्य व समस्त तारे जितने भी हैं वो सब गैलेक्सी के क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं।
ठीक है, गैलेक्सी की क्या कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। परंतु सभी की जो परिक्रमा पथ है ना, जितने भी तारे हैं या सूर्य है, इन सभी का जो परिक्रमा पथ है वो अलग अलग है ना। इनका समय अलग है, इनकी गति अलग है, सबकी एक जैसी गति नहीं है। क्योंकि दोस्तों क्या है, गैलेक्सी जो है ना, हमारी गैलेक्सी यानी हमारी जो आकाशगंगा है या मिल्की वे है या मंदाकिनी है, इन सब का एक प्रधान स्रोत होता है, वो होता है सूर्य, है ना। जितनी भी गैलेक्सी, हमने अभी क्या पढ़ा था, लगभग ब्रह्मांड में हमने पढ़ा था, ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब गैलेक्सियां हैं। यह भी हमने पढ़ा, ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब गैलेक्सी है, यह भी हमने पढ़ा। और 100 अरब गैलेक्सी में से एक हमारी गैलेक्सी है आकाशगंगा, या इसका नाम क्या है, मिल्की वे, यह नाम क्या है, मंदाकिनी। अब इसका जो प्रधान स्रोत है, वो प्रधान स्रोत मतलब इन 100 अरब गैलेक्सी में से हमारी गैलेक्सी, ये इसको हमने बाहर निकाल लिया। क्लियर, इसका नाम क्या हो गया, आकाशगंगा, मिल्की वे या मंदाकिनी। अब इसका जो प्रधान स्रोत है वो कौन हो गया, सूर्य या सूर्य व तारे। क्योंकि हमने अभी क्या पढ़ा कि लगभग कितनी ब्रह्मांड में 100 अरब गैलेक्सियां हैं, 100 अरब गैलेक्सियां हैं। उन 100 अरब गैलेक्सियों में से एक हमारी जो गैलेक्सी है, उसका एक को क्या होता है, सूर्य, और एक क्या होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, तारे। तो एक तो मुख्य क्या हो गया, सूर्य, और क्या हो गया, तारे। क्लियर हो गया आपको। तो हमारी जो आकाशगंगा है ना, इसकी जो वास्तविकता में इसका जो व्यास है वो है 1 लाख प्रकाश वर्ष। क्लियर, इसकी मोटाई है 10,000 प्रकाश वर्ष। क्लियर हो गया। तो हमारी जो गैलेक्सी है ना, उस हमारी गैलेक्सी का व्यास इतना है और मोटाई इतनी है, और उसका एक प्रधान है, कौन, सूर्य, और क्या, अन्य तारे। तारे बहुत सारे हैं, सूर्य एक है। तो हर गैलेक्सी का अपना एक सूर्य होता है, हर गैलेक्सी का अपना एक सन होता है, और विभिन्न प्रकार के तारे होते हैं। तारों की मोटाई, तारों की जो परिक्रमा पथ है, जैसे मैंने यहाँ बताया कि सूर्य और समस्त तारे की जो गैलेक्सी के केंद्र की क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। तो परिक्रमा करते हैं तो सभी का परिक्रमा पथ जो होता है वो अलग अलग होता है, निश्चित, सबका निश्चित नहीं है, सबका अलग अलग है। ठीक है, समय अलग है, परिक्रमा पथ करने का जो इनके चलने का जो समय है वो अलग है, इनकी गति में भी भिन्नता देखने को मिलती है। जैसे अभी हम सूर्य के बारे में पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि सूर्य की जो परिक्रमा करने की जो गति होती है वो अलग है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बताया गैलेक्सी के बारे में, कि हमारी जो गैलेक्सी है वो गैलेक्सी आकाशगंगा, मिल्की वेव या मंदाकिनी हो गई। आकाशगंगा का व्यास लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष और मोटाई लगभग 10,000 प्रकाश वर्ष मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारा जो सूर्य है, ये गैलेक्सी के केंद्र से लगभग 25,000 प्रकाश वर्ष दूर है। ठीक है, सूर्य हमारा सूर्य है, ये हमारी गैलेक्सी के केंद्र से लगभग 25,000 प्रकाश वर्ष दूर है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब सूर्य गैलेक्सी के चारों ओर परिक्रमा करता है। ठीक है, चारों ओर क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है। यानी यहाँ लिख सकते हैं कि सूर्य गैलेक्सी के चारों ओर, सूर्य गैलेक्सी के चारों ओर क्या कर रहा है, परिक्रमा। और इसकी जो परिक्रमा है उसमें 225 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 225 किलोमीटर प्रति सेकंड, कहीं कहीं 220 भी लिखा होता है। ठीक है, तो उसको आप ऐसे कर लीजिए, 220 225। ठीक है, दोनों लगभग ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, 220 कर लीजिए आप।
220 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से परिक्रमा करते हुए इस सूर्य के लगभग 250 मिलियन वर्षों में, ठीक है, प्रति सेकंड की गति, सूर्य गैलेक्सी की चारों ओर परिक्रमा 220 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से लगभग 250 मिलियन वर्षों में, 250 मिलियन वर्षों में गैलेक्सी की परिक्रमा करेगा। ठीक है, गैलेक्सी की परिक्रमा करेगा। तो देखिए, अभी तक आप क्या मानते थे, सूर्य स्थिर है। अभी तक छोटी कक्षाओं में आपको पढ़ाया गया था कि हमारा जो सूर्य है वो क्या है, स्थिर है, एक जगह है। लेकिन अब आपको ध्यान हो गया, जब आप हायर स्टडी कर रहे हैं तो अब आपको पता चल गया कि जो हमारा जो सूर्य है, यानी हमारा जो सन है, ये सन गैलेक्सी के केंद्र से लगभग कितना दूर है, 25,000 प्रकाश वर्ष दूर है। दूसरा, हमारा जो सन है, ये हमारा सन क्या करता है, गैलेक्सी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है। और परिक्रमा देखो कितने सेकंड, 220 किलोमीटर, है ना, 220 किलोमीटर तेज गति से घूम रहा है, 220 किलोमीटर प्रति सेकंड। सबसे बड़ी बात, प्रति सेकंड में, यानी एक सेकंड में 220 किलोमीटर घूम जाता है की गति से लगभग 250 मिलियन वर्षों में, लगभग 250 मिलियन वर्षों में ये गैलेक्सी के चारों चक्कर लगाएगा। क्योंकि अभी हमारी बात हुई है कि गैलेक्सी का जो व्यास है ना, हमने पढ़ा था गैलेक्सी का जो व्यास है, हमारी गैलेक्सी का जो व्यास है वो लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। मतलब इतना दूर, मतलब इसका जो व्यास है वो लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष है। तो अब इसकी परिधि की बात करें, क्योंकि पूरी परिधि की चक्कर लगाने हैं, और लगभग कितना दूर है, तो 25,000 प्रकाश वर्ष दूर हमारा सूर्य है हमारे गैलेक्सी के केंद्र से। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट बातें हैं सारी, ये आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में। अब हम देखते हैं कि आकाशगंगा जो है, इस आकाशगंगा के निकट एक गैलेक्सी, उसका नाम है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, आकाशगंगा, मिल्की वे, यह नाम क्या, मंदाकिनी। ठीक है, तो हमारी आकाशगंगा के पास, हमारी जो आकाशगंगा है इसके पास एक गैलेक्सी, इसका नाम है एंड्रोमेडा। ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि कंपटीशन एग्जाम्स में एक प्रश्न पूछा जा चुका है कि हमारी आकाशगंगा के पास कौन सी गैलेक्सी है, पास समीप कौन सी गैलेक्सी, तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी। एंड्रोमेडा गैलेक्सी, क्लियर हो गया। तो आपको ध्यान रखना है। अब हमने बात कर ली कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारे पास जो है वो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, और हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, आकाशगंगा, यह नाम क्या है, मिल्की वे, यह नाम क्या है, मंदाकिनी। तो आपको ध्यान रखना है, हमारी आकाशगंगा के बाद यदि समीप कोई गैलेक्सी तो उसका नाम क्या है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। क्या नाम है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। क्लियर। अब हम देखते हैं कि गैलेक्सी के कितने प्रकार होते हैं, गैलेक्सी के कितने प्रकार होते हैं। तो आप हेडिंग डाल लीजिए टाइप्स ऑफ गैलेक्सी, टाइप्स ऑफ गैलेक्सी। क्या लिखेंगे आप, टाइप्स ऑफ गैलेक्सी। देखिए टाइप्स ऑफ गैलेक्सी में जो सबसे नंबर 1 है वो होती है सर्पिल आकार में। ठीक है, कौन सा आकार में होती है, सर्पिल, स्पाइरल फॉर्म में होती है। ध्यान रखिएगा, किस में होती है, स्पाइरल फॉर्म में। एक होती है दीर्घवृत्तीय, एक होती है दीर्घवृत्तीय यानी इलिप्टिकल शेप में होती है, और तीसरी होती है अनियमित, जिसका कोई नियम नहीं होता। देखिए सर्पिल मतलब इस तरह से हो सकती है,
सर्पिल। दीर्घवृत्तीय मतलब इसका आकार बहुत बड़ा हो सकता है, दीर्घवृत्त में हो सकता है। और अनियमित कोई आकार नहीं है ना, कोई आकार नहीं है, किस प्रकार की होगी पता नहीं। तो हमने गैलेक्सी के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है, ब्रह्मांड को पढ़ लिया है, गैलेक्सी को पढ़ लिया है। और नेक्स्ट लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सौरमंडल के बारे में, कि सौरमंडल क्या है, सौरमंडल में सूर्य जो होता है प्रधान स्रोत है वो क्या है, सूर्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और एक एक ग्रह के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आपसे प्रश्न जो पूछा जाएगा यूनिवर्सिटी लेवल पर वो क्वेश्चन इस तरह से आएगा, इससे सौरमंडल से आप क्या समझते हैं, ठीक है, छोटा सा प्रश्न पूछा जाएगा, सौरमंडल से आप क्या समझते हैं। यदि छोटा प्रश्न पूछता है तो केवल आपको ये बताना है कि सौरमंडल की जो वास्तविक उत्पत्ति है, उस वास्तविक उत्पत्ति में जो प्रथम स्थान है वो किसका है, ब्रह्मांड का। प्रथम स्थान किसका, ब्रह्मांड का। ब्रह्मांड के बाद कौन आता है, तो गैलेक्सी। ब्रह्मांड के बाद कौन आता है, तो गैलेक्सी। और गैलेक्सी के बाद कौन आता है, तो सूर्य, या फिर हम लिख सकते हैं सौरमंडल, ठीक है, क्या लिख सकते हो या फिर आप सौरमंडल, ये आपको ध्यान रख लेना है। क्लियर हो गया। लेकिन आपसे केवल अब पूछे कि सौरमंडल का परिचय दीजिए या सौरमंडल के बारे में विस्तृत अध्ययन कीजिए या विस्तृत बताइए, तो फिर हम सौरमंडल के बारे में जब पढ़ने जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में जब हम पढ़ेंगे, तो सौरमंडल के बारे में आपको पूरा बताना पड़ेगा, सूर्य के बारे में पूरा बताना पड़ेगा, उसके बाद कौन कौन से ग्रह होते हैं उसके बारे में बताना पड़ेगा, और फिर आपको सारा उसके बारे में संक्षेप में देना पड़ेगा कि सौरमंडल क्या होता है। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए थैंक यू।